गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर जो हमने कंटिन्यू किया था इन लास्ट क्लास, इंडस्ट्रीज। हमने लास्ट क्लास में अपना इंडस्ट्रीज किया था और इसका क्लासिफिकेशन किया था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल बेस पर, साइज बेस पर और ओनरशिप बेस पर। Raw material base पर four types of industries are there: mineral based industries, marine based industries, and forest based industries. And size, on the basis of size, large scale and small scale industries. On the basis of ownership, ownership base पर private sector industries, public sector industries, जॉइंट सेक्टर्स एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज। यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट वन आता है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारण जो सबसे ज्यादा कि कोई भी किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करना है तो ये सब चीजें होनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो भी जो है वो सफिशिएंट या फिर जो जितना वो इनकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं: रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से ये फैक्टर्स किस तरह से किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स जी जो उस इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में कि कच्चा सामान क्या यूज कर रहे हैं हम। जैसे अगर हम बात करें कि उसमें कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज है या फिर यान धागा बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें रॉ मटेरियल? कपास। तो वो कपास उसको इजीली अवेलेबल हो रहा है या नहीं इंडस्ट्रीज को, कि आसपास के एरियाज में जो है वो एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है और वहाँ से उसको इजीली जो है वो कपास अवेलेबल हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो वो लोकेशन, तो रॉ मटेरियल देखा जाता है कि ज़्यादा दूर से ना लेकर आना पड़े इंडस्ट्रीज को, और ज़्यादा उसके लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर ज़्यादा होता है, बहुत दूर से रॉ मटेरियल अगर मिल रहा है और जितना चाहिए इंडस्ट्रीज को उतना भी नहीं मिल रहा है, तो वो जो लोकेशन है इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की वो सही नहीं है। लैंड अच्छा होना चाहिए। लैंड मीन्स सफिशिएंट लैंड होना चाहिए, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए कि आसपास कोई जो है वो कह सकते हैं कि सोसाइटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुला होना चाहिए। और जितना लैंड चाहिए, जितना किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए जितना सुटेबल होता है उतना लैंड मिलना चाहिए। वाटर तो जरूरी होता है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज बिना वाटर के नहीं चलती है, कि वाटर तो उसमें जो भी मटेरियल बन रहा है उस मटेरियल के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो आसानी से मिल जाना चाहिए। यानी कि उसकी जो चलो वैसे नहीं पर पाइपलाइंस के थ्रू या कैसे भी करके उनको इजीली मिल जाना चाहिए। एंशियंट टाइम में हमारी अगर हम बात करें, मोस्टली इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज कहाँ पर होती हैं? रिवर्स के किनारे पर होती हैं, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए उनको ईजी हो कि वहाँ से रिवर से डायरेक्टली वो पानी फैक्ट्री में लेकर आ सकते हैं। लेबर मीन्स वर्कर्स, काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो कम रेट में और ज़्यादा काम करने वाले वर्कर्स मिले, यानी कि चीप लेबर का मतलब होता है कम रेट में काम करने वाले वर्कर्स। अगर ज़्यादा रेट लेते हैं कोई वर्कर्स, ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ? फैक्ट्री को नुकसान होगा। तो फैक्ट्री क्या देखती है कि ऐसी जगह पर जहाँ लोगों के पास काम नहीं है वहाँ पर वो इंडस्ट्री सेटअप की जाए, ताकि वहाँ उसको वर्कर्स जो है वो कम रेट में काम करने के लिए मिल जाए। पावर मीन इलेक्ट्रिसिटी। अब मशीनरी इंडस्ट्रीज है तो उसमें मशीनरी लगाई होंगी, अब मशीनरी के लिए इंडस्ट्रीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैपिटल मीन्स पैसा, कितना इन्वेस्ट किया है, कि लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है। ट्रांसपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट। एक तो कि रॉ मटेरियल जो है वो कि जहाँ से रॉ मटेरियल उसको मिल रहा है वहाँ से इंडस्ट्री तक पहुँचाना जहाँ बनेगा, और बना हुआ सामान मार्केट तक पहुँचाना, यानी कि मार्केट की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि मार्केट भी पास में ही होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा ना हो, अदरवाइज इंडस्ट्रीज को उससे बेनिफिट नहीं होगा। एंड लास्ट है मार्केट।
कि मार्केट प्लेस जो है वो आसपास ही होना चाहिए, ज़्यादा उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होना चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करते हैं कि ये सभी अगर एक जगह पर और इजीली मिल जाए, यानी कि उसके लिए कंपनी को या फैक्ट्री के ओनर को ज़्यादा उसके लिए जो है डिफ़िकल्ट ना हो, कोई भी जो चीज़ है वो ज़्यादा दूर से लेकर आनी ना हो, या फिर उसको ज़्यादा पैसे देने ना पड़े उसके लिए, तो वो सबसे सूटेबल है। अदरवाइज अगर किसी पर ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो उससे उसका बेनिफिट कम हो जाएगा। Sometimes the government provide incentives like subsidy, power, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है काफ़ी बार, कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, बट वो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में लगाता है और वहाँ पर उसको ना तो बिजली सप्लाई मिल रही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, या दूसरी उसको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर वो बैकवर्ड एरिया में लगाता है तो वहाँ के लोगों को वो काम मिलेगा करने के लिए। तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले ताकि कंट्री में डेवलपमेंट हो सके, इसलिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, उनको सब्सिडाइज किया जाता है कि उनको हेल्प की जाती है, उनको जो है इंडस्ट्री अपनी सेटअप करने के लिए, ताकि लोगों को काम मिल सके। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है पूरा? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। सेम वही है जैसा हम कंप्यूटर में करते हैं कि हम इनपुट्स डालते हैं, कि हमें जो कुछ पता करना है हम उसमें कंप्यूटर में डालते हैं, उसमें सर्च में जाकर उसमें लिखते हैं, या उसमें जो है अंदर हमने डाला वो उसमें उसको सर्च करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट मीन्स उसका रिजल्ट क्या आया हमारे सामने, हमने जो पूछा था या हमने जो सर्च किया था वो हमारे सामने आया या नहीं आया, वो उसका आउटपुट हो गया। तो सेम प्रोसेस इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी होती है। इनपुट्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। इनपुट्स क्या होगा? रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसमें। लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जो चीज़ें हमने डाली है एक इंडस्ट्रीज लगाने में या कोई सामान बनाने में, वो सब हमारा इनपुट होगा। रॉ मटेरियल डाला, कच्चा सामान डाला, कच्चा माल डाला, उसी से तो बनेगा ना कोई सामान बनेगा। लेबर उसमें काम कर रहे हैं वो भी हमने लगाए हैं। लैंड जो है वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पावर सप्लाई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज की जो बिल्डिंग है वो। तो ये सब कुछ क्या है? हमारा इनपुट है। अब प्रोसेस क्या हुई? द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंजेस ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वो एक्टिविटीज जो यानी कि वो मशीनरी से जो काम होता है, वर्कर्स काम करते हैं, मशीनरी से काम होता है, वो रॉ मटेरियल से जो कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनकर सामने आता है, उसका जो सामान बनाना है रॉ मटेरियल से जो वो सामान बनकर आता है, तो वो क्या हो गया? वो प्रोसेस हो गई। उसको बनाने की जो कहते हैं कि उसको बनाने का जो तरीका है उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। एंड आउटपुट क्या हुआ? द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। कि हमने उस प्रोडक्ट को, बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया और उससे हमें पैसे मिले, वो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल इनपुट क्या हुआ कि हमने क्या क्या लगाया है उसमें। नेक्स्ट वन, उसमें उससे जो सब कुछ लगाने के बाद हमने क्या उससे सामान बनाया है, फिर उस सामान को मार्केट में सेल करना और उससे पैसे कमाना, वो हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन सी है? When a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness, they make industrial regions. ये कब होता है? जब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं एक दूसरे के आसपास ही स्टैब्लिश होती है, स्टेबल्स रहती है। उसका मीनिंग क्या है? कि उनको एक दूसरे से वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे एक जो कंपनी है या एक इंडस्ट्रीज है सिर्फ धागे बनाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज कपड़े बनाती है, तो अब वो दोनों पास पास में ही होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि यान इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में। तो वो पास पास में इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि एक दूसरे से उनको बेनिफिट मिल सके। इसी तरह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं वो आस पास के एरियाज में ही होती है।
जिसको हम इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड: ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, ये तो वर्ल्ड में था, अब इंडिया में मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई और पुणे में है। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, बेंगलोर से तमिलनाडु तक। हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये वो एरिया जिनमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, और ये एरियाज जो इसमें इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल पास पास में होती है, ताकि वो एक दूसरे में अगर सामान उनको ट्रांसपोर्ट करना हो तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन कौन सी है मेजर इंडस्ट्रीज। The world major industries are the iron and steel industries, the textile industries and the information technology industry. ये तीन इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्रीज में काम की जाती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बैकबोन कही जाती है, क्योंकि जितनी भी दूसरी जो चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती है, आयरन और स्टील से, इसलिए ये कंपनी उनका बेस है, ये इंडस्ट्री सब चीज़ों का बेस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कपड़े बनाने वाली, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा की अभी हम खुद देख सकते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम घर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में 8 से 10 साल बाद आने वाली थी वो अभी प्रेजेंट में आ गई, ऑनलाइन टीचिंग की। ठीक है, ये किसमें डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। The iron and steel and textile industries are the older industries, while information technology is emerging industries. Iron and steel और textile industries तो पुरानी है हमारी, but information technology जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले iron and steel industries. This is a feeder industries whose products are used as raw material for other industries. ये एक फीडर इंडस्ट्रीज है। फीडर मतलब इसके ऊपर सभी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनको अपने लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इट मीन्स कि किसी भी जो है वो कंपनी जो है वो मानकर चलो आप लोग जो हमारे क्या बनाने वाली गाड़ियाँ वगैरह बनाने वाली है, मोटर जो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने वाली है, वो पार्ट्स किससे बनते हैं, आयरन एंड स्टील से। तो किस पर डिपेंड करेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर अपने सामान, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो सिर्फ आयरन और स्टील्स बनाएगी, उसके बाद उसको दूसरी कंपनी या फैक्ट्री जिसको चाहिए वो उसको वहाँ से लेगा और उससे जो उसको प्रोडक्ट बनाना है आयरन एंड स्टील का वो सब कुछ बनाएगी। और हम लोग देख सकते हैं हमारी छोटी सी छोटी यानी कि सुई जितनी छोटी सी पिन से लेकर और बड़ी से बड़ी मशीनरी जिनसे दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं वो सब भी किसके बने होते हैं, आयरन और स्टील के। इसलिए ये कंपनी जो है एक फीडर इंडस्ट्रीज कही जाती है। The inputs for this industry include raw materials such as iron ore. इसमें जो इनपुट डाला जाता है इट मीन्स रॉ मटेरियल जो होता है वो आयरन ओर होता है, आयरन जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आयरन ओर जो होता है, आयरन जो कच्चा होता है, हमें जैसा हम देखते हैं आयरन ऐसा नहीं होता है, आयरन ओर के रूप में एक लिक्विड फॉर्म होती है, उसको प्योरीफाई करके और फिर उसको आयरन बनाया जाता है, हार्ड सरफेस एक हार्ड पार्ट बनाया जाता है। Coal and limestones along with labor, capital, site and other infrastructures ये सभी इसमें includes है। The process of converting iron ore into steel involve many stages. काफ़ी सारे स्टेजेस होती हैं जब कन्वर्ट आयरन ओर को स्टील या आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारे स्टेज होते हैं कि एक स्टेज पर उसको आयरन में से जो दूसरे जो मटेरियल्स हैं उसको अलग किया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर गर्म करके फिर उसको ठंडा किया जाता है, उसके लिए अलग से टेम्परेचर होता है, इस तरह से फिर उसको हार्ड बनाया जाता है। हार्ड बनाने के लिए उसके लिए अलग से उसको टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसको शेप देने के लिए फिर से उसमें एक स्टेज होता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, भट्टी जो होती है ना जिसमें गलाते हैं सब कुछ, जिसमें आयरन ओर डाला जाता है और वो स्मेल्ट होता है उसमें, और उसके बाद इट इज़ देन रिफाइंड, उसके बाद उसको रिफाइंड किया जाता है।
द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। उसके बाद उसको प्योरीफाई रिफाइंड करने के बाद स्टील बनता है और फिर उस स्टील को दूसरी इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। स्टील इज ऑफन आयरन एंड स्टील, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी बैकबोन कही जाती है, क्योंकि उसके लिए हर इंडस्ट्रीज को आयरन एंड स्टील की जरूरत होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बनाने के लिए। तो वो उसको कहाँ से चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। डेली यूजेज टूल्स, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स एंड ऑटो आर मेड लार्जली ऑफ आयरन और स्टील। सबको पता है ये सब स्टील से बनते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। फीचर्स ऑफ स्टील्स, फीचर्स क्या होते हैं, स्टील इज टफ, स्टील जो है वो टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, एंड इट कैन इजीली बी शेप, और उसको इजीली किसी भी शेप में जो है वो बदला जा सकता है, क्योंकि हार्ड होता है। बट उसके बाद जब उसको स्मेल्ट किया जाता है तो स्मेल्ट करने के बाद उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कट और मेड इनटू वायर्स, और उसको कट भी इजीली किया जा सकता है और वायर्स भी उसके इजीली बनाए जा सकते हैं। Special alloys of steels can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper. इसके अलावा स्टील में दूसरे जो मेटल्स हैं वो मिलाकर भी उसका यूज किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम के वायर्स आते हैं, निकल एंड कॉपर्स बनते हैं, तो इनमें भी आयरन और स्टील का पार्ट होता है। Alloy give steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. उसके अलावा उसको हार्डनेस यानी कि टफनेस, हार्डनेस देने के लिए, कि काफ़ी बार तो आयरन जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर हम उसको फोल्ड करना चाहें तो नहीं होता है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है आयरन बिल्कुल सॉफ्ट जैसा लगता है कि जिसको हम जैसे चाहें वैसे उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेशन, टाइमलाइन क्या थी, यानी कि कब स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज लोकेट की गई। बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो हमारी, चलो एक और वीडियो इस पर बन जाएगी। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, थैंक यू।